वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक सुपर क्राइम थ्रिलर जिसमें ट्विस्ट सी ट्विस्ट होंगे दोस्तों। हाँ, मूवी का नाम ये रहा, सर्विलेंस। तो कहानी की शुरुआत होती है अंधेरी रात में, जब एक कमरे में कुछ लोग सो रहे हैं एंड उन्हें कोई मिस्टीरियस इंसान बेरहमी से मार डालते हैं। एक औरत बचकर भागती है लेकिन कातिल गाड़ी में उसका पीछा करते रहते हैं। अब मैं नहीं बचूंगी ये सोचकर वो औरत बस बेबस होकर सड़क के बीच खड़ी रोने लगती है। आखिरकार उसका भी कत्ल कर दिया जाता है। अगले दिन किसी केस के सिलसिले में दो FBI एजेंट्स कार में जा रहे होते हैं। ये जो सो रही है ना, उसका नाम है एजेंट लिज, ड्राइव कर रहा है एजेंट सैम। दोनों एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले वो केस फाइल खोलकर डिस्कस भी करते हैं कि हमें दो विटनेस से पूछताछ करनी है। एक तो यंग औरत है और दूसरी काफी छोटी बच्ची। एक पुलिस ऑफिसर भी विटनेस है तो उससे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। दोनों अंदर जाते हैं तो उस स्टेशन का इंस्पेक्टर कहता है, हम अपनी मेहनत से केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन अचानक एक दिन आप लोग आकर केस सॉल्व करने का नाम कमा लेते हो। सैम कहता है, क्रेडिट मिले या ना मिले इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस ये चाहिए कि केस सॉल्व हो जाए, है ना। वैसे इस स्टेशन में कितने लोग हैं? एक इंस्पेक्टर, दो कांस्टेबल्स, एक हेड कांस्टेबल जो कि इस केस में विटनेस भी है। साथ ही वो दो लड़कियां भी इस केस में विटनेसेस हैं। लिज पूछती है, क्या यहाँ पे कोई फीमेल ऑफिसर नहीं है? तब एक औरत आकर बताती है कि मैं यहीं पर काम करती हूँ, पर मैं ऑफिसर नहीं हूँ, यहाँ की जेनिटर हूँ। असल में सैम और लिज हाईवे पर हुई एक घटना के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसमें इस स्टेशन का एक पुलिस ऑफिसर मारा गया था। उस घटना में क्या हुआ था दोस्तों, ये कांस्टेबल और ये दोनों लड़कियां बच गई थी। लिज इंस्ट्रक्शन देती है कि देखो, हमारी कार में कैमरा है और हम चाहते हैं कि 3 अलग अलग कमरों में कैमरे सेट किए जाएं। सबसे पहले तो लिज उस छोटी लड़की के पास जाती है जिसका नाम है स्टेफनी। लिज उसे बताती है कि देखो, हाईवे पर हुई उस घटना के बारे में पूछने ही मैं आई हूँ, लेकिन घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है, तुम रिलैक्स होकर जवाब दो। तब उस यंग औरत को दिखाते हैं जो कि उस घटना में जिंदा बच गई थी। इसका नाम है बैकी। ये नशीले पदार्थों की आदी है दोस्तों। तो पूछती है, क्या आप मुझे नशा करने के लिए अरेस्ट करने वाली हैं? लिज कहती, नहीं 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 नहीं, पहले तो हम उस हाईवे इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। बाहर सैम इंस्पेक्टर से पूछताछ करने निकलता है कि इंस्पेक्टर पूछता है, मैंने सुना है FBI वाले टॉप ब्रांड के सिगरेट्स यूज करते हैं, अगर एक आध सिगरेट है तो दे दीजिए। तो सैम कहता है कि देखिए, मुझे स्मोक करने की आदत नहीं है। अब स्टेफनी को रिलैक्स करवाने के लिए लिज कहती है, मैंने सुना है तुम अच्छी ड्राइंग कर लेती हो, मेरे लिए एक ड्राइंग बनाओ ना। तब जेनेटर उसके लिए पेपर और कलर्स लेकर आती है। इसी बीच 3 रूम्स में कैमरा सेट किए जाते हैं। तीनों विटनेसेस को अलग अलग कमरों में इंटरोगेशन किया जाएगा। जब लिज स्टेफनी से बात कर रही होती है ना, तभी वहां पर कांस्टेबल आता है और चिल्लाता है कि वहां पे 2 लोग थे मैडम, बहुत ही घिनौना मास्क पहना हुआ था दोनों ने, उन्हीं लोगों ने यह कांड किया है। तो लिज उसे वार्न करती है कि सबसे अलग अलग पूछताछ होगी, तब देना अपना स्टेटमेंट, यहाँ छोटी बच्ची है, चिल्लाकर उसको डराओ मत। फिर बैकी बाथरूम जाना चाहती है तो लिज उसे भेज देती है। अब दोस्तों सैम रूम में आता है और कांस्टेबल से बात करता है। असल में कांस्टेबल इसीलिए गुस्सा है कि इस केस को शुरू से हमने किया था और इसमें मेरा पार्टनर मारा गया, पर अब FBI वाले आकर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और पुलिस का इस्तेमाल करके ये लोग केस सॉल्व करके खुद का नाम कमाएंगे, इसलिए कांस्टेबल को थोड़ा चिढ़ हो रही है। सैम कहता है कि इस केस में पुलिस का जितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उसी के हिसाब से आप सबको क्रेडिट भी मिलेगा। इतने में बैकी वापस आती है तो लिज कहती, देखो मैं जानती हूँ तुम नशीला पदार्थ का सेवन करने के लिए बाथरूम गई थी, राइट? तुम इस केस में विटनेस हो और तुम्हें नशा करना मना है, आइंदा ऐसी हरकत की तो सच में अरेस्ट कर लूंगी, समझी? अब स्टेफनी, बैकी और कांस्टेबल को अलग अलग कमरों में बैठाकर इंटेरोगेशन किया जाएगा। ये सब कुछ सैम एक मॉनिटर पर देख रहा होता है। तो सैम स्टेफनी के फेस को जूम इन करता है। दूसरी ओर कांस्टेबल कैमरा के बहुत ही पास आकर कहता है, हेलो FBI। उसकी हरकत से सैम को चिढ़न होने लग जाती है। तो सैम कहता है, उस कांस्टेबल को अपनी सीट पर बैठाओ, बहुत ही ज्यादा उछल रहा है। पहले कांस्टेबल से पूछताछ की जाती है। वो बताता है कि मैं और मेरा पार्टनर कॉफी पी रहे थे, पर असल में दोनों के पास काफी सारे इलीगल गन्स थे जिससे वो अंधाधुंध शूट कर रहे थे। अब दोस्तों इंटेरोगेशन के दौरान ये लोग अपना स्टेटमेंट देंगे, लेकिन असल में क्या हुआ था ये हमें विजुअल में दिखाया जाएगा। दूसरी ओर बैकी से पूछते हैं कि घटना स्थल पर आने से पहले तुम क्या कर रही थी? वो बताती है, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक इंटरव्यू देने के लिए गए हुए थे और दोनों को जॉब भी मिल गई थी, उसी खुशी में दोनों वापस आ रहे थे। पर असल में दोस्तों बैकी और उसका बॉयफ्रेंड नशीले पदार्थ सप्लाई करने वाले डीलर के पास गए थे, पर वहां वो डीलर नशा कर रहा था, लेकिन ओवरडोज लेने से वो मर गया था। अब बैकी और उसका बॉयफ्रेंड घबरा गए, लेकिन मौका पाकर दोनों वहां से काफी नशीला पदार्थ चुरा कर भाग गए और तभी वो घटना हुई थी। लेकिन पूछताछ में देखिए ये कुछ और ही कह रही है। अब लिज स्टेफनी से पूछती है तो वही एक विटनेस है जो सच बताती है दोस्तों कि मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई वेकेशन के लिए निकले थे। हम सब बहुत ही खुश थे
और सच भी यही है दोस्तों। बैकी से आगे पूछते हैं फिर क्या हुआ था। वो कहती है उसके बाद मैं और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही आराम से कार चला रहे थे, लेकिन सच में दोनों नशे में थे और हद से ज्यादा रैश ड्राइव कर रहे थे। रास्ते में हल्का होने के लिए दोनों गाड़ी रोकते हैं और उसी जगह पे स्टेफनी का परिवार भी रुका हुआ था। बैकी बाथरूम जाती है तो पास ही के बाथरूम में स्टेफनी होती है। उसके पास एक टैब जैसा डिवाइस है जिसमें न्यूज चल रही होती है। उसमें बताते हैं कि हाईवे में कत्ल हुआ है और पूछताछ चल रही है। पुलिस का मानना है कि जरूर इसमें 2 कातिल शामिल है। अब इसमें उस कत्ल की बात हो रही थी दोस्तों जो कहानी की शुरुआत में हुआ था। इस न्यूज को पास वाले बाथरूम में बैठी हुई बैकी भी सुन रही होती है। फिर स्टेफनी बाहर चली आती है। अब कांस्टेबल से आगे की बात होती है प्रेजेंट में। वो कहता है मैं और मेरा पार्टनर ओवर स्पीडिंग कार्स को रोककर उन्हें बस वार्न करके छोड़ रहे थे, और ये देखिए रियलिटी में तो नॉर्मल स्पीड पर जाती कार्स को ये कांस्टेबल और उसका पार्टनर उनके टायर पर शूट कर रहे होते हैं। टायर पंचर होने से जब गाड़ी रुक जाती तो उनसे पूछताछ करने के बहाने ये दोनों उनके पास जाते और गन पॉइंट पर उनसे पैसे वगैरह लूटते थे। पुलिस होकर ये दोनों चोर का काम कर रहे थे बताओ, पर इस पूछताछ में कांस्टेबल ये बात नहीं बताता। दूसरी ओर लिज के किसी सवाल का स्टेफनी उतना ठीक जवाब नहीं देती, और क्योंकि वो बहुत ही छोटी है तो लिज उसे फोर्स भी नहीं करती। लिज कहती है तुम्हें चॉकलेट मिल्क शेक पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर लिज बाहर आती है और सैम को बताती है कि बच्ची उतना क्लियर जवाब नहीं दे रही, फिर भी सब्र से पूछेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। एंड फिर वो चॉकलेट मिल्क शेक जाकर उसको दे देती है, यानी कि स्टेफनी को। अब स्टेफनी आगे की बातें बताती है कि जब वो अपने परिवार के साथ कार में जा रही थी उसने एक व्हाइट कलर का वैन देखा। उस वैन के पीछे कोई बैठा हुआ था जिसने उस वैन का दरवाजा बंद किया था, और उस वैन के आगे एक ब्लू कार थी जिस पर खून ही खून लगा हुआ था। कि वही कार है जिसके टायर को कांस्टेबल ने शूट करके उसे पंचर किया और गन पॉइंट पर उस कार के ओनर का पर्स ले लिया। लगता है पंचर होकर वो कार वहीं रुक गई थी, और उसके बाद व्हाइट वैन में कोई घटना हुई थी जिससे स्टेफनी ने देख लिया था, और वो अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करती है। लेकिन उसके पेरेंट्स अपने कोई फेवरेट गाना सुनाने में मस्त होते हैं और स्टेफनी की बात पर ध्यान ही नहीं देते। और इनके ठीक पीछे अपनी कार में आ रहे हैं बैकी और उसका बॉयफ्रेंड। वो दोनों भी खून के धब्बे वाली उस ब्लू कार एंड व्हाइट वैन को क्रॉस करके जाते हैं, लेकिन उन्हें होश रहता तब तो वो नोटिस करते ना, दोनों तो हद से ज्यादा नशे में थे। कैसे करते? दोनों उन गाड़ियों को क्रॉस करके स्टेफनी की कार के पीछे जा रहे होते हैं। तो दोस्तों अब हाईवे पर सबसे आगे स्टेफनी का परिवार, उनके पीछे बैकी और उसका बॉयफ्रेंड होते हैं। अब स्टेफनी की कार को देखकर कांस्टेबल और उसका पार्टनर डिसाइड करते हैं कि इस कार को पंचर करके उनके पैसे लूट लेते हैं, और वो अपनी गन से स्टेफनी के परिवार की गाड़ी के टायर को शूट करते हैं। टायर पंचर होने से उनकी कार वहीं पर रुक जाती है, तो पीछे आ रही बैकी की कार भी रुक जाती है। अब ये देखकर कांस्टेबल अपने पार्टनर से कहता है कि चलो बढ़िया है, आज तो डबल धमाका ऑफर हो गया, 2 कारें एक साथ, एक को शूट किया तो 2 गाड़ियां रुक गई, वाओ। फिर ये दोनों उन गाड़ियों की ओर आने लग जाते हैं। अब दोस्तों इनको देखकर बैकी और उसका बॉयफ्रेंड जल्दी अपने नशीले पदार्थ छुपाने लग जाते हैं, और स्टेफनी के पेरेंट्स कार से उतर आते हैं। उसके पापा कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफिसर्स, बस टायर पंचर हो गया है। इस पर ये देखिए दोनों ऑफिसर्स किस तरह स्माइल कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि पंचर तो हमने क्या बेटा। वो कहते हैं कि सब अपनी कार में बैठ जाओ और इंजन ऑफ कर दो। फिर कांस्टेबल एक कार के पास जाता है तो उसका पार्टनर दूसरी कार के पास। अब देखिए क्या कहते हैं ये कि देखो तुम लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, इसी वजह से टायर पंचर हो गया, अपना आईडी दिखाओ। स्टेफनी के पापा आईडी दिखाते हैं तो वो कहते हैं ये काफी नहीं है, हमें पर्स भी चाहिए। ये कहकर ये देखिए वो जबरदस्ती इनका पर्स भी ले लेते हैं। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि बैकी और उसका बॉयफ्रेंड नशे में गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उन पर ये एक्शन नहीं लेते, बस उनके पैसे लूट लेते हैं। पर वो इस पर नहीं रुकते दोस्तों। एक ऑफिसर कहता है कि पीछे की कार में एक लड़की है, मुझे तो वही चाहिए। तो दूसरा कहता है उसे छोड़ो, आगे वाली कार में एक औरत है, उसका तो लेवल ही अलग है। अब वो उन कार्स के पास जाते हैं। एक तो स्टेफनी के पापा को गन पॉइंट पर नीचे उतार देता है और धमकाता है कि जब तक मैं ना कहूं उठना मत, और अगर उठे तो शूट कर दूंगा। ये कहकर वो कार के अंदर जाकर स्टेफनी की माँ से कहता है देखो अगर हमने ओवर स्पीडिंग का केस दर्ज करा दिया तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम बस एक किस्त दे दो, मैं तुम सबको जाने दूंगा। इस तरह वो स्टेफनी की माँ को हरास करता है दोस्तों। अब दूसरा तो बैकी की कार के पास जाकर कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या ये, मेरे सामने बस उसको एक बार कह दो आई हेट यू। इस तरह वो काफी हरास करता है, तो बेबस होकर वो अपने बॉयफ्रेंड से कह देती है आई हेट यू, और ये सुनकर उसके बॉयफ्रेंड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर बैकी को बाहर लाकर उसके साथ भी जबरदस्ती करता है। फिर उसे वापस कार में बिठाकर कहता है कि आइंदा इतनी फास्ट कार मत चलाना, समझे। कहकर ये उन्हें छोड़ देते हैं। फिर कांस्टेबल और उसका पार्टनर अपनी कार में बैठ जाते हैं। अचानक स्टेफनी कार से उतरकर कांस्टेबल के पास जाती है और कहती है रास्ते में मैंने एक ब्लू कलर कार देखी थी, उसके ग्लासेस टूटे हुए थे और उस पर खून भी लगा हुआ था।
वहाँ पे एक व्हाइट वैन भी था, पर ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे वापस उसकी कार तक छोड़ जाते हैं और जाते जाते इनसे कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, तुम लोग हम पर कंप्लेंट मत करना समझे, अगर करोगे भी तो हम पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि हम पुलिस वाले हैं। ये कहकर दोनों अपनी कार में निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद स्टेफनी के पापा टायर चेंज करने में लगे होते हैं और कहते हैं कि मैं जरूर उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स की कंप्लेंट करूंगा। पर स्टेफनी की माँ कहती है इस बात को यहीं खत्म कर दो ना, क्यों फालतू पंगा ले रहे हो, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ बैकी अपने बॉयफ्रेंड से कहती है सॉरी यार, उसने मुझे गन पॉइंट पर धमकाया इसीलिए मुझे वो सब कहना पड़ गया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे बॉयफ्रेंड कहता है मैं जानता हूँ बैकी, तुम कभी मुझे हिट नहीं कर सकती। अब स्टेफनी माँ से पूछती है टायर चेंज करने में कोई मदद करूँ क्या? माँ कहती नहीं, तुम्हारे पापा कर लेंगे बेटा। तब स्टेफनी कहती है वो मेरे पापा नहीं है। असल में स्टेफनी के पापा इस दुनिया में नहीं रहे और ये उसके स्टेप फादर हैं। दोस्तों प्रेजेंट में दिखाते हैं कि एक और स्टेफनी से पूछताछ हो रही है तो दूसरी ओर बैकी से और कांस्टेबल से भी सवाल जवाब चल रहा है। ये सब कुछ सैम एक जगह बैठकर सारी चीजें एनालाइज कर रहा है। शुरू में सब अपनी तरफ से थोड़े झूठ तो बोलते हैं लेकिन जाते जाते सब उस घटना की सच की ओर ही बढ़ रहे होते हैं। तो स्टेफनी के पापा जब टायर चेंज कर रहे थे तो स्टेफनी, उसकी माँ और उसका भाई कार से उतर जाते हैं। स्टेफनी की माँ को प्यास लगती है और तब बैकी एक बियर ला कर देती है। दोनों का एक दूसरे से परिचय हो जाता है। तभी स्टेफनी के पापा बताते हैं ये टायर पंचर हुआ नहीं बल्कि पंचर किया गया है क्योंकि इसमें एक बुलेट भी है। अब यहाँ बैकी से पूछताछ करते हुए पुलिस ऑफिसर्स पूछते हैं तुम क्या कहना चाहती हो, क्या हमारे ऑफिसर ने टायर शूट किया था? बैकी कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा, वो तो स्टेफनी के पापा ने टायर चेंज करते हुए बताया था कि टायर बुलेट फायर करने से पंचर हुआ है। क्या पता शायद आपके ऑफिसर्स ने किया होगा क्योंकि उन दोनों ने हमारे साथ बहुत ही खराब सलूक किया था। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। स्टेफनी का परिवार टायर चेंज करने में लगा होता है तो उसे किसी वैन की आवाज आती है। वो व्हाइट वैन जो उस ब्लू कार के पीछे था, वो वैन अब इन्हें क्रॉस करके जाता है। दूसरी ओर कांस्टेबल और उसका पार्टनर कुछ दूर पर उस ब्लू कार को देखते हैं जिस पर खून लगा हुआ है एंड तब वो रियलाइज करते हैं कि वो छोटी लड़की सच बोल रही थी, लेकिन उसने एक व्हाइट वैन का जिक्र भी तो किया था, वो कहां पर है? तो दोनों को लगता है कि पक्का वो व्हाइट वैन क्रॉस करके निकल गई। ये सोचकर दोनों उस वैन को पकड़ने के लिए निकलते हैं और अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं ताकि और लोग इनकी मदद के लिए आ जाएं। प्रेजेंट में स्टेफनी लिस को बताती है मैं पापा को उस व्हाइट वैन के बारे में बताना भूल ही गई थी क्योंकि वो वैन जो हमें क्रॉस करके गया ना, वो वापस भी आया था। कहानी फिर से पास्ट में जाती है। दोस्तों जब स्टेफनी ने देखा कि वो व्हाइट वैन जो इन्हें क्रॉस करके जा चुका है वो वापस आ रहा है तो वो डर गई और भागने लगी, पर उसने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया। उसके पापा कार के नीचे कुछ चेक करने जाते हैं और सभी उसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं। तब वो व्हाइट वैन तेजी से आकर स्टेफनी की कार से टकराता है। इसी वजह से कार के नीचे स्टेफनी के पापा मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, बैकी के बॉयफ्रेंड पर भी वो कार चढ़ जाती है और वो भी स्पॉट पर मर जाता है। सभी शॉक्ड। बैकी तो भागकर उस वैन के ड्राइवर के पास जाती है कि कौन इस तरह से गाड़ी चला रहा है, पर वैन का ड्राइवर पहले से मर चुका था। और तब कांस्टेबल और उसका पार्टनर वहां पर आते हैं और स्टेफनी से कहते हैं कि तुम यहीं रुको बच्चे, हम उस वैन को देख लेंगे। कहकर वो आगे जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये मरा हुआ आदमी ही इस वैन को चला रहा था। उसके पास एक हॉस्टेज भी होता है जिस पर कपड़ा ढका हुआ है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स वैन को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं से भी वैन खुलता नहीं। कांस्टेबल तो ऊपर चढ़कर ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वहां से वैन के अंदर जा सके और तब अचानक से उस मरे हुए ड्राइवर के मुंह को चीरकर एक बुलेट बाहर निकलता है और कांस्टेबल के सीधे हाथ पर लगता है वैन के पिछले हिस्से में कोई है और वही शूट कर रहा है। और असल में वो हॉस्टेज भी बुरा ही आदमी निकला। हॉस्टेज की एक्टिंग करके वो बचने की कोशिश कर रहा था। अब इन दो पुलिस ऑफिसर्स और उन दोनों कातिलों के बीच शूट आउट होने लग जाती है। इसी बीच बैकी स्टेफनी को लेकर पुलिस कार की बैक सीट में छिप जाती है। यहाँ शूट आउट में कांस्टेबल का पार्टनर भी मारा जाता है और फिर कांस्टेबल भी दुखी। अब प्रेजेंट में स्टेफनी को बाथरूम आता है तो लिज उसे भेज देती है। जब वो बाहर आती है तो सैम लिज को देखने आता है। स्टेफनी बाथरूम जाने के बजाय उस कमरे में जाकर देखती है जहां पर मॉनिटर पर सारे इंटरोगेशन रूम्स दिखते हैं। वो देखती है कि सैम और लिज हाथ पकड़कर मजे से बातें कर रहे होते हैं। लगता है ये दोनों लवर्स हैं। फिर स्टेफनी बाथरूम जाकर वापस लिज के पास आ जाती है और तब सैम को पता चलता है। यहाँ से कुछ हट के सीन दिखाते हैं। एक होटल में एक हाउसकीपर कोई कमरा साफ करने अंदर जाती है तो वहाँ कुछ लाशों को देखकर वो एकदम शॉक और तुरंत पुलिस स्टेशन को कॉल करती है। पर यहाँ पे सभी पुलिस ऑफिसर्स काफी बिजी हैं, इसीलिए जेनेटर ही कॉल अटेंड करती है और उसे पता चलता है कि पास ही के एक होटल में कत्ल हुए हैं और बॉडीज वहीं पर हैं। वो तुरंत दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को बताने जाती है लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को सैम ले लेता है और कहता है कि मैंने सोचा हाईवे के केस के साथ हमारा काम खत्म हो जाएगा, पर लगता है ये वाला केस भी हमें को सॉल्व करना पड़ेगा। ये कत्ल का केस भी हम
हम देख लेंगे। फिर वो माइक पर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ, सभी अपने कमरों से बाहर आ सकते हैं। सब बाहर आ जाते हैं। सैम लिज को पास ही के होटल में हुए कत्लों के बारे में सब बताता है। लिज कहती है मैं 2 पुलिस ऑफिसर्स को लेकर उस होटल में जाकर पूछताछ करती हूँ, देखती हूँ क्या सीन है। ये कहकर वो 2 पुलिस ऑफिसर्स को लेकर कार में निकल आती है, पर जाने से पहले स्टेफनी लिज के गले लग जाती है। लगता है उसे लिज काफी पसंद आ गई। वो पूछती है जेनेटर आंटी कहाँ पर है। सैम कहता है वो एक इंपॉर्टेंट काम में बिजी है, तुम आ जाओ। दूसरी ओर लिज उन 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ होटल की ओर कार में जा रही होती है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में सैम, स्टेफनी, बेकी और कांस्टेबल है जिसके हाथ में बुलेट से चोट लगी थी। ये कांस्टेबल काफी गुस्से में मालूम होता है और टेबल पर रखी चीजों को नीचे धकेल भी देता है। तब सैम स्टेफनी से कहता है काम खत्म हो चुका है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तब स्टेफनी कहती है वो मैं आपको एक बात बताना भूल गई, अब क्या कहूँ वैसे। सैम पूछता है क्या बात है। वो सैम के कान में कुछ कहती है जिसको सुनकर सैम चौंक जाता है और सीधे इंटेरोगेशन रूम में जाकर कांस्टेबल से कहता है कि मुझे अपनी गन दो, पर वो इनकार कर देता है। सैम इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं इस कांस्टेबल के बारे में जो बताने जा रहा हूँ ना, उसे सुनकर ये मुझे शूट भी कर सकता है, इसीलिए मैं इसकी गन मांग रहा हूँ। इंस्पेक्टर भी कांस्टेबल से कहता है कि गन दे दो। तब कांस्टेबल सैम को गन दे देता है। अब सैम बताता है कि उस हाईवे पर कई घटनाएं हुई, लेकिन कांस्टेबल ने हमसे कई बातें छुपाई। असल में कातिल कोई और नहीं, ये कांस्टेबल है। ओह माय गॉड। कांस्टेबल शॉक कि मैं अपने पार्टनर का कत्ल क्यों करूंगा बताओ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम वहां पर मौजूद थे। सैम कहता है कि हाँ मैं खुद वहां मौजूद था। और बैगी क्या तुम्हें पता है कि तुमने जिस हॉस्टेज को बचाया था और वहां जो भी कत्ल हुए थे उसका जिम्मेदार कौन था? वो मैं ही तो था। यहाँ पर खुलता है दोस्तों एक महा ट्विस्ट। उसकी बात सभी को एकदम से शॉक कर देती है, हमें भी। वो आदमी जिसने मुंह पर घिनौना सा मास्क पहन के रखा हुआ था वो कोई और नहीं सैम ही था। अब वो कहता है तो बताओ कैसी लगी मेरी एक्टिंग। कांस्टेबल तो उस पर झपट पड़ता है सीधे, लेकिन सैम उसे ही नहीं बाकियों को भी गन पॉइंट पर लॉक कर लेता है। दूसरी ओर लिज कार चलाते हुए अचानक से उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को शूट करके मार डालती है। यहाँ सैम कांस्टेबल से कहता है कि तुम्हारा पार्टनर हमारे बुलेट से नहीं तुम्हारे बुलेट से मरा था, उसका खून फुआरे की तरह निकला था, याद है? क्यों इंस्पेक्टर, लगता है इस कांस्टेबल ने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। अब इंस्पेक्टर भड़क कर सैम को पकड़ने आता है कि क्या बात है, साफ साफ बताओ और तुम हो कौन। माय गॉड, सैम तो उसे शूट कर देता है दोस्तों। और इसके बाद तो सैम एक साइको की तरह जोर जोर से हंसता है, बड़ा अजीब होता है उसका चाल चलन। तब उसे लिज का कॉल आता है जो पूछती है मैंने इन दोनों का काम तमाम कर दिया है, तुमने वहां सभी को खत्म किया कि नहीं? सैम कहता है बस थोड़ी देर में काम हो जाएगा हनी, तुम जल्दी वापस आ जाओ। कहकर वो कॉल काट देता है। अब वो बचे हुए कांस्टेबल को भी शूट कर देना चाहता है। वहां लिज उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स की लाशों को बाहर निकालकर उन्हें ठिकाने लगाती है और वापस स्टेशन की ओर आ रही होती है। यहाँ कांस्टेबल सैम से कहता है कि मैंने अपने पार्टनर को शूट नहीं किया, तुमने किया था। और सच में वहां पर क्या हुआ था ये अब हमें दिखाया जाता है। सैम जिसने वो खिलौना मास्क पहना हुआ था उसी ने कांस्टेबल के पार्टनर पर एक कपड़ा ढक दिया था। कांस्टेबल नहीं जानता था कि वो उसका पार्टनर था और उसने अनजाने में उसे शूट कर दिया, पर स्टेफनी की माँ और उसके भाई को सैम ने ही शूट करके मार डाला था। अपने पार्टनर की मौत कांस्टेबल से बर्दाश्त नहीं हुई और वो आक्रोश में आकर अंधाधुंध शूट करने लगा था, पर उसका निशाना चूक गया और वो खुद मार खाकर नीचे गिर पड़ता है और बेहोश। सैम और लिज मास्क पहनकर पुलिस कार को तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं जिसके अंदर कौन? बेकी और स्टेफनी छुपी हुई थी। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि सैम कांस्टेबल को एक ही मार में बेहोश कर देता है। इसी बीच लिज वापस आती है और तब दिखाते हैं कि जेनेटर मरी पड़ी हुई है। असल में सैम ने इसको भी मार डाला दोस्तों, और इसीलिए जब स्टेफनी ने पूछा कि जेनेटर कहाँ है तो उसने कह दिया वो बिजी है। बेकी गन पॉइंट पर होती है, लेकिन लिज सैम को रोकते हुए कहती है रुको रुको, इसे इस तरह मत मारो। ये कहकर वो बेकी की गर्दन पर एक बेल्ट को कसकर उसे मार डालती है। अब दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है यही पूछ रहे होंगे ना आप। सच ये है कि लिज और सैम दोनों ही साइको कातिल हैं। कांस्टेबल और उसके पार्टनर ने हाईवे पर जिस ब्लू कार का टायर पंचर किया और जिस आदमी के पैसे लूटे उसी आदमी का सैम और लिज ने कत्ल किया था, और इस बात को स्टेफनी ने देख लिया था। उसने यही बात अपने पेरेंट्स को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था उस समय। इनकी कार के पीछे बेकी और उसके बॉयफ्रेंड भी अपनी कार में आ रहे थे, पर उन्होंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन सैम और लिज को शक होने लग गया कि कहीं इन लोगों ने हमें कत्ल करते देख तो नहीं लिया, और इसी वजह से उन्होंने स्टेफनी के परिवार और बेकी और उसके बॉयफ्रेंड का कत्ल करने का फैसला किया। लेकिन कोइंसिडेंटली कांस्टेबल और उसके परिवार ने स्टेफनी के परिवार की कार का टायर पंचर किया और पीछे आती हुई बेकी की कार भी ऑटोमेटिकली रुक गई। फिर दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने मिलकर स्टेफनी के परिवार और बेकी और उसके बॉयफ्रेंड को हरास भी किया। पुलिस के जाने के बाद भी वो व्हाइट वैन उन्हें क्रॉस करके गई। सही मौका पाकर सैम और लिज ने अपनी व्हाइट वैन को स्टेफनी के परिवार की कार पर तेजी से ठोका, और इसी वजह से स्टेफनी के पापा जो कार के नीचे कुछ ठीक कर रहे थे वो स्पॉट पर ही मारे गए। बेकी का बॉयफ्रेंड भी मारा गया। जब दोनों पुलिस ऑफिसर्स वहां आए
तो सैम और लिज और पुलिस ऑफिसर्स के बीच घमासान शूटआउट हुआ, जिसमें कांस्टेबल का पार्टनर मारा गया और कांस्टेबल भी बेहोश हो गया। उसके बाद लिज और सैम पुलिस कार को भी मार मार कर तोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब कांस्टेबल और उसका पार्टनर उस व्हाइट वैन की तलाश में निकले थे, तो कांस्टेबल ने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था कि मदद भेजो। जल्द ही पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती, इसीलिए सैम और लिज ज्यादा देर वहां रुकना नहीं चाहते थे। इसी वजह से वो दोनों जल्दी से जल्दी उस जगह से निकल जाते हैं। तो उस हाईवे पर अब सिर्फ बैकी, स्टेफनी और कांस्टेबल जिंदा बचे थे। पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर्स वहां पर आ जाते हैं और वो इन तीनों को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। और क्योंकि इसमें एक पुलिस ऑफिसर मारा गया, तो ये केस एफबीआई को सौंपने का फैसला होता है। सैम और लिज को जब पता चलता है कि मामला एफबीआई के हाथ में जाने वाला है, तो इन दोनों ने मिलकर उन एफबीआई एजेंट्स को ही मार डाला जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। उन्हीं की लाशें पास ही के उस होटल में पाई गई थी दोस्तों, जिसके बारे में पुलिस स्टेशन को कॉल आया और जेनेटर ने कॉल अटेंड किया। असली एफबीआई एजेंट्स का कत्ल करके लिज और सैम उनके ड्रेस पहनकर स्टेशन की ओर आने लग गए थे। शुरुआत में हमने इन्हीं को एफबीआई एजेंट्स के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन असल में ये दोनों कातिल हैं। दोनों पुलिस स्टेशन में एंटर करके एकदम धांसू एफबीआई एजेंट्स की तरह पेश आने लग गए और एक पूरा इंटेरोगेशन भी कर डाला, सिर्फ ये जानने के लिए कि इन आई विटनेसेस में से किसी ने कातिलों को देखा भी या नहीं। सभी का कत्ल करना इनका मकसद नहीं था। लेकिन जब जेनेटर ने पास वाले होटल में हुए कत्लों की बात पुलिस ऑफिसर्स को बतानी चाहिए, तो ये साइको कपल अलर्ट हो गए कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए इन्होंने जेनेटर को ही नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर्स को भी मार डाला। वैसे ये दोनों एफबीआई एजेंट्स नहीं है, इस बात का एक हल्का सा क्लू दोस्तों शुरुआत में दिखाया गया था। जब दोनों पुलिस स्टेशन में एंटर करते हैं, तो इनका पहला सवाल ये होता है कि स्टेशन में टोटल कितने लोग हैं। इन्हें गिनती जाननी थी, क्योंकि जरूरत पड़ने पर सबका कत्ल जो करना था इनको। तो आखिर इन्होंने सभी को मार डाला सिवाय कांस्टेबल के। कांस्टेबल इंस्पेक्टर का गन निकालकर सैम को शूट करने वाला होता है, लेकिन सैम उससे ही शूट कर देता है और अब सभी का खात्मा हो चुका है। एक भी विटनेस नहीं बचा। फिर क्या था, सैम और लिज कार में निकलते हैं। तब रास्ते में स्टेफनी एकदम अकेली खड़ी नजर आती है। लिज पूछती है, इस लड़की को तुमने छोड़ क्यों दिया? सैम कहता है कि उस बच्ची ने मेरे कान में एक बात कही थी, जिसे सुनकर मुझे उसे मार डालने का मन ही नहीं किया। असल में स्टेफनी ने वैन में जिन मास्क पहने हुए कातिलों को देखा था, वो एक अलग ही ढंग से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। यहाँ जब स्टेफनी बाथरूम जाने के लिए बाहर निकली और उसने उस मॉनिटर पर कमरे में सैम और लिज को देखा, तो इन दोनों ने बिल्कुल उसी तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और बातें भी कर रहे थे। तभी से स्टेफनी को पूरा यकीन हो गया था कि ये दोनों एफबीआई एजेंट्स नहीं बल्कि कातिल हैं। अब सैम कहता है, लेकिन इसके बावजूद उसने किसी को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने उससे इतने प्यार से बात की, उसकी सारी बातें सुनी, इसीलिए शायद वो तुम्हें पसंद करती है। मुझे नहीं लगता वो हमारे बारे में किसी को बताएगी, इसीलिए मैंने जिंदा छोड़ दिया उसे। इस तरह बातें करते करते दोनों साइको कातिल वहां से चले जाते हैं, लेकिन छोटी स्टेफनी एकदम अकेली हो चुकी है। अब उसे अपनी रियलिटी से अकेला ही जूझना पड़ेगा और इसी रियलिटी के साथ ये मूवी खत्म होती है। जरूर आपको अजीब लगा होगा, इस मूवी में बुरे लोग बच गए और ये मासूम अनाथ हो गई। मूवीज में भले कहानियों की हैप्पी एंडिंग हो सकती है, लेकिन रियलिटी में हर कहानी की हैप्पी एंडिंग कहां से होगी दोस्तों। वेल, अगर आपको स्टोरी थोड़ा यूनिक लगी हो, मजा आया हो, पसंद आई हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।